हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल ओईपी क्लासेस में। मैं नाला सर। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र। क्या चाहिए? अर्थशास्त्र। आज देखेंगे इकाई एक यानी कि अध्याय 1 अर्थशास्त्र का क्लास 10th। चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र कहते किसको। अर्थशास्त्र है क्या? तो हमारे देश की इकोनॉमी को, ये हमारे देश की आय को, पैसा को अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए पहला अध्याय में आप लोगों का है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जब हमारे देश पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने गुलाम किया। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब भारत पर इंग्लैंड ने शासन किया 200 वर्षों तक, अंधाधुंध खनिज, सोने, चांदियों को पूरा अपने देश से ले जाकर तो अपने ही देशों में क्या करते थे? बेचते थे। यहाँ से ले जाकर अपने देशों में बेचते थे। ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आजाद हुआ, इससे पहले 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन अंग्रेजों का था, जिन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारे अर्थव्यवस्था को पूरा कमजोर बना दिया। इसके लिए इसे विकास करने का इतिहास में हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही कम था और आज हमारे देश विकासशील के देशों में शामिल है। और देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि पहले आर्थिक क्रिया हम लोग पढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रिया होता कौन सी है? तो वे सभी काम जिससे हमें पैसा की प्राप्ति होती है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के योग को यानी कि सभी पैसा प्राप्ति करने का बहुत सारे साधन है, जैसे सेवा क्षेत्र यानी कि बैंकिंग, परिवहन, इन सभी से हमें आय की प्राप्ति होती है। कृषि से आय की प्राप्ति होती है और उद्योग क्षेत्र से आय की प्राप्ति होती है। यानी इन सभी क्षेत्रों को, सभी आय को जोड़कर जो पैसा की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के योग को यानी कि आर्थिक क्रियाओं का जितना भी कार्य है सभी के योग, सभी को पैसा को जोड़ दिया जाता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद है? क्लियर? आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला देखते हैं उपनिवेश यानी उपनिवेश कहने का अर्थ हुआ उपनिवेश। उप का अर्थ होता है उपनिवेश, दो शब्दों से मिलकर करना हुआ। पहला उपनिवेश कितने शब्दों से मिलकर करना हुआ? दो शब्दों से मिलकर करना हुआ है। उप का होता है ऊपर, उप का अर्थ होता है ऊपर। निवेश का अर्थ होता है शासन करना। निवेश का अर्थ होता है शासन करना यानी कि किसी के ऊपर शासन करना को ही क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं किसी के ऊपर शासन करना यानी कि कोई भी शासन करेगा कमजोर पर, किसी भी बरियार पर शासन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लोग कि जब कोई शक्तिशाली देश
कमजोर देश पर शासन करता है, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर शासन करता है और इसके संसाधनों को यानी कि वहां के देश के संसाधनों को अपने लिए क्या करता है, उपयोग करता है, या अपने देशों के लिए क्या करता है, उपयोग करता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। आपको मैं इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी कि उपनिवेश का अर्थ समझ लेंगे, 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना अधिकार करता है और इसके संसाधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है, यह कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर शासन करता है या अधिकार करता है और उसके संसाधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। आपको मैं इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। हम लोग एक पॉइंट समझेंगे, संसाधन यहाँ पे आ जाता है संसाधन होता क्या। तो संसाधन दुनिया में जितना भी वस्तु पाया जाता है वह सभी संसाधन का होता है। यानी कि पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। यानी पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। यानी कि उपनिवेशवाद किसको कहते हैं? उपनिवेशवाद यानी कि वे सब जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर शासन करता है और इसके संसाधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अगला देखते हैं उपनिवेशवाद। अगला अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा देने का कार्य किया, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है, अर्थशास्त्री है, जिसका नाम है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया गया है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका यानी कि अपने जीवन को जीने के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था है संपत्ति को कि एक प्रणाली एक सिस्टम है। यानी कि हम अपनी संपत्ति को जितना भी बचा कर रखेंगे वही क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो किसके अनुसार ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 नंबर का, ये अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसने कहा? तो ब्राउन ने कहा। किसके अनुसार है? ब्राउन के अनुसार है। अगला हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था का बहुत ही कमी था, इसीलिए अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए बहुत सारे देश में एक संरचना यानी कि ढांचा बनाया गया, ढांचा यानी बनावट किया गया। अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना को क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आ जाता है कृषि, वन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि। इन सभी क्षेत्र जो आते हैं कृषि क्षेत्र में आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा गया, पर दूसरा देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्रों को, यानी उद्योग के क्षेत्र को किसमें रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। यानी कि उद्योग, खनिज, गैस, तेल भंडार, जो तेल भंडारण होता है, उन सभी को किस क्षेत्र में रखा गया? द्वितीयक क्षेत्र में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा जैसे परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता प्रदान करता है, उसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। बैंकिंग में
बैंक हमें सेवा देने का कार्य करता है, शिक्षा सेवा देने का कार्य करता है, इन सभी को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है या सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हम लोग की अर्थव्यवस्था जो है पहले के समय में, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है पहले के समय में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था। हमारे देश की जीडीपी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? कृषि क्षेत्र से। लेकिन आज के समय में कृषि उतना विकास नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारे देश की जीडीपी कृषि क्षेत्र से उतना ज्यादा मतलब कि आ नहीं पाता है। हमारे देश की जो जीडीपी है, जीडीपी की यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन यानी कि उसका जीडीपी सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी कि हमारे देश की जीडीपी यानी हमारे देश की सबसे ज्यादा इनकम किससे प्राप्त होता है? तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, जैसे उद्योग, गैस, तेल भंडारण, खनिज इत्यादि। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय के क्षेत्र कहा जाता है, जैसे शिक्षा, परिवहन और व्यापार, संचार इत्यादि, बैंक, इन सभी को किस क्षेत्र में रखा जाता है? सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। जो हमारे देश की ज्यादा इनकम आज के समय में सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को यह एक नंबर का पूछता है कि कृषि कौन क्षेत्र को कहा जाता है या कृषि को कौन सा क्षेत्र में रखा जाता है, तो कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। अगला हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। पहला हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि उत्पादन के साधन पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते के 2 नंबर का परिभाषा पूछता है, तीनों में से कोई एक का पूछ देता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि फिर से देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका पूछता है एग्जांपल कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक देश का नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग कहेंगे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ये सब जो देश है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ हुआ कि समाजवादी उत्पादन के साधन पर समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? यानी कि समाज यानी कि सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन पर किसी सरकार का अधिकार होता है, तो उसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कोई भी देश पर किसी सरकार का अधिकार हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह उत्पादन के साधन पर
उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है तो उसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश कौन है, तो कहेंगे चीन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है चीन, क्यूबा, साउथ कोरिया, इन सभी क्या चीज है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है। अगला है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसके साधन पर सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसी को मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसके साधन पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का अधिकार होता है तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में सबसे प्रमुख एग्जांपल हमारा अपना देश भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। यानी कि भारत पर किसी व्यक्ति का भी शासन होता है और सरकार का भी शासन होता है, यानी दोनों का शासन चलता है। उसी को कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से एक बार, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन के साधन पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का अधिकार होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है सतत विकास। कौन सा विकास, सतत विकास। सतत विकास क्या चीज लिखा हुआ है, सतत विकास। वैसा विकास इसमें होता है कि वर्तमान समय में उपयोग करते हुए, यानी कि वैसा संसाधन जिसे वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाता है। यानी कि इस तरीके से उपयोग ना कर लेना है कि अभी उपयोग कर लेना फिर बाद में आने वाला पीढ़ी जो है वह ऐसे, जैसे अभी पानी की संख्या, पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है, बेमतलब के बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट यानी परिणाम आगे जाकर निकलेगा कि पानी के कारण लोग मर जाएंगे। यानी कि ऐसा विकास, सतत विकास, ऐसा विकास या वैसा विकास जो वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए, वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाता है तो उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास वैसा विकास जो वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाता है तो उसे सतत विकास कहते हैं। अगला है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि एग्जाम में पूछता है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करें। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। आर्थिक वृद्धि यानी कि जो अमीर देश है, यानी कि जो विकसित देश है, अमीर देशों में जब आय की वृद्धि होती है, अमीर देशों में जब आय की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जब अमीर देशों में आय का जब बढ़ता है यानी पैसा बढ़ता है तो उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जब गरीब देशों में, जब निर्धन देशों में, गरीब यानी कि निर्धन, जब निर्धन देशों में जब आय की वृद्धि होती है यानी कि आय बढ़ता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। पहला आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो आर्थिक वृद्धि का पहले लिखेंगे कि जब अमीर देशों में आय बढ़ता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, और जब गरीब देशों में आय का वृद्धि होता है यानी कि आय बढ़ता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। अगला है समावेशी विकास। समावेशी विकास वैसा विकास जिसमें सभी लोगों का समान विकास होता है। समावेशी का मतलब होता है सम मतलब समान, सम मतलब समान, वेशी मतलब इनकम करना, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ समावेशी,
यानी कि सभी लोगों का समान विकास होता है तो उसे समावेशी विकास कहा जाता है। ना कि जाति पाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि जो योजना आता है सरकार के द्वारा उन सभी को समान अधिकार दिया जाता है, समान रूप में वितरण किया जाता है, तो उसी को समावेशी विकास कहते हैं। वैसा विकास जिसमें सभी लोगों का समान विकास होता है तो उसे समावेशी विकास कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ इसमें से तीनों VVI है, सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करें और समावेशी विकास। यानी कि सतत विकास वैसा विकास जो आने वाले पीढ़ियों वर्तमान समय में उपयोग करते हुए आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाता है तो उसे सतत विकास कहते हैं। अगला है आर्थिक वृद्धि। जब अमीर देशों में आय का बढ़ोतरी होता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जब गरीब देशों में आय का बढ़ोतरी होता है यानी वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। समावेशी विकास, समावेशी विकास ये वैसा विकास जिसमें सभी लोगों का समान विकास होता है तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ापन के कारण। बिहार के पिछड़ापन के कारण अगला पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन वो अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर पहला चैप्टर 2 लेक्चर यानी 2 पार्ट में आएगा, जिसमें से पहला पार्ट खत्म हो चुका है और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, बिहार के पिछड़ापन के कारण, बिहार के पिछड़ापन के दूर करने का कारण। यानी इन सभी के बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग के लिए यदि बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद।